So in this lecture we will start with few topics from chapter 2. Okay, हम चैप्टर 2 को बीच में से शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 2 को बीच में से शुरू करने का रीज़न ये है कि अभी तक अपन ने जो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को कवर किया वो यहाँ पर आपका क्लिक कर जाएगा। मोस्टली आई विल टेल यू कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आपका यहाँ पे क्लिक कर जाएगा। सो शुरू का नाउ वी विल हैव ओनली लेक्चर टिल अराउंड 4 o'clock, करेक्ट। सो वी हैव 1.5 hour। सो 1.5 hour में हम चेक करते हैं कि हम कितना पोर्शन कवर कर पाते। सो शुरू में आपको हो सकता है हाफ एन आवर, इनिशियल हाफ एन आवर यू मे फील लाइक अरे सर ये सारा टॉपिक तो मेरे को आता है। लाइक हम यहाँ पर अभी आगे पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। देन हम यहाँ पर एक और कवर करेंगे समथिंग कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो आप ये भी आप पढ़ चुके हो, करेक्ट। सो ये भी आप पढ़ चुके हो, दिस इज अगेन नथिंग न्यू। फिर अगर आप आगे चेक करोगे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड एज एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम ये भी पढ़ चुके हैं। सो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं हाफ एन आवर में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवा दूँ एंड देन वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे शुरू करूँ और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से एग्जाम में अगर आप चेक करोगे तो आपको पक्का क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मिडल ऑफ द चैप्टर। सो एज यू कैन सी द पेज नंबर इज व्हाट, इट्स 29। हाउएवर पूरा चैप्टर जो है वो 65 पेजेस का है। सो अगर 15 पेजेस हम क्वेश्चन आंसर के भी निकालते अप्रॉक्सीमेट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट स्टिल 50 पेजेस का चैप्टर है। चैप्टर 2 काफ़ी बड़ा है, तो मैं बीच बीच में आपको ऐसे चैप्टर 2 कवर करवाते जाऊँगा। एंड वी हैव स्किप्ड समवेयर अराउंड 28 पेजेस, और टेक्निकली अगर बताओ तो 27 पेजेस को हम स्किप करते हुए यहाँ तक पहुँचे। ये 27 पेजेस ऐसा नहीं है मैं उड़ाऊंगा, वी विल स्टडी दिस बट इन द लेटर स्टेज। बट एज फार एज योर टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, विल स्टार्ट विथ पोर्टफोलियो एनालिसिस। एंड इन पोर्टफोलियो एनालिसिस आप चेक करो, अगर आपसे कोई सिंपली ये वर्ड पूछे व्हाट इज पोर्टफोलियो, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, फाइनेंस के दिग्गज प्रोफेशनल्स बनोगे आप, करेक्ट। तो आप मुझे बताओ पोर्टफोलियो, what is portfolio? ओके, सो काफ़ी वाइब्रेंट आंसर्स मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट। पोर्टफोलियो मीन्स, ओके, यश ने बोला पोर्टफोलियो मीन्स होल्डिंग, हर्ष, हितेश बोलता है कैपिटल, अब्दुल ने बोला डाइवर्सिफाइड, राहुल इज कलेक्शन, होल्डिंग, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी, लिस्ट। ओके, सो पोर्टफोलियो लगभग आपको ऐसा ही मिलेगा। सी आपको मैं बताता हूँ, अगर आप पोर्टफोलियो का चेक करो, सो पोर्टफोलियो मीन्स वर्ड, इट इज कलेक्शन, इट इज कलेक्शन। सो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे तो वो आपका बन जाएगा पोर्टफोलियो विल बी कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, अगर आप किसी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाओगे और आप उनसे पूछोगे आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो वो वहाँ पर क्या बताएंगे, द वैरायटी ऑफ गुड्स दे प्रोड्यूस, राइट। द वैरायटी ऑफ गुड्स विच दे प्रोड्यूस, वो उनका क्या बन जाएगा, पोर्टफोलियो, राइट। कलेक्शन ऑफ, हीरल यहाँ पे बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर टू कस्टमर। सो बेसिकली वैरायटी, डाइवर्सिफाइड, एक वर्ड यहाँ पे और आया था डाइवर्सिफाइड, ग्रुप, करेक्ट। तो यहाँ पर भी वही होता है कि पोर्टफोलियो में क्या रहेंगे, यहाँ पर मल्टीपल थिंग्स विल बी देयर, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, यू विल हैव मल्टीपल बिजनेसेस, यू विल हैव मल्टीपल बिजनेसेस। जैसे अगर आप बोलोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो कैसा है, तो आप बोलोगे सर रिलायंस इज इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, दे आर इनटू पेट्रोकेमिकल्स, ओके, दे आर इनटू टेलीकॉम, एंड सर दे आर ऑल्सो इनटू गारमेंट, राइट, दे आर इनटू मीडिया, दे आर इनटू रिटेल। तो आप यहाँ पर अलग अलग, दे आर ऑल्सो इनटू फैशन, तो आप अलग अलग यहाँ पर बताओगे ये इनके पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस है। सो यहाँ पर यहाँ पर हम भी वही कवर करने वाले। सो इन ऑर्डर टू एनालाइज द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो द कंपनी मस्ट कंडक्ट अ पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगा,
पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाएगा ना। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, सो ये आप ध्यान रख लेना, इट कैन बी अ 2 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। अगर मैं आपको बताऊं what do you mean by portfolio analysis, so portfolio analysis means it is a tool by which management identifies and evaluates the various businesses that make up a company. So you try to identify कौन कौन से आपके businesses हैं, अलग अलग businesses। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करो, ये मैंने आपको जैसे बताया multiple businesses, ठीक है। So same goes here, यहाँ पर आप क्या करते हो, you try to identify what are the various businesses which are there in the company. Now in portfolio analysis, the top management view its product line and business units as a series of investment from which it expects the return. So a business portfolio is collection of businesses and products that make up a company. So ये जो अलग अलग businesses हैं वो सब मिलकर एक company को बनाते हैं। तो we can say what is a conglomerate company? A conglomerate company is a collection of businesses which is their business portfolio. Now the best business portfolio is the one which fits the company's strength and weaknesses to opportunities in the environment. Now if you see, एक और टॉपिक है जो इसी चैप्टर में हम आने वाले किसी लेक्चर में कवर करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस, ओके। Now SWOT analysis stands for what? It stands for strength, weakness, opportunity and threat, ठीक है। तो आप सब जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज पढ़े हुए हो, या आपने फाउंडेशन में भी, यस सर्वेश, आपने अगर फाउंडेशन के अंदर भी बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज कहीं और भी अगर आपने पढ़ा है, सो यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दीज आर पार्ट ऑफ योर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर फॉर योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके। और ये दोनों को हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कोरिलेट दीज टू एंड वी डेवलप द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच कैन मैक्सिमाइज द रिटर्न। तो ये आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो एनालिसिस जो होगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस इज योर इंटरनल एनालिसिस, ओके। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज योर इंटरनल एनालिसिस, और इंटरनल एनालिसिस करने के बाद फिर आप चेक करते हो कि इस बिजनेस में हमारे क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है, और उसको आप कंपेयर करते हो किसके साथ, द अपॉर्चुनिटीज विच इज गिवन इन द एनवायरमेंट। अब आप देखो, just a minute, yeah, so portfolio analysis can be defined as a set of technique that help the strategists in taking strategic decisions. So it helps in taking the strategic decision with regard to the individual product or businesses in a firm's portfolio. See, अभी जब कोविड-19 आया, ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, उसके पास एक मस्त सा पोर्टफोलियो रहेगा। वो क्या बोलेगा, एक काम करो, अगर आपके पास एविएशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वी आर इन मार्च 2020, राइट, और लेट्स से वी आर इन अप्रैल 2020, तो वो क्या बोलेगा, अबे यार ये ना एविएशन कंपनी से थोड़ा दूर रहो, ये जो होटल वाला है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वाला है, इंडियन होटल्स के शेयर्स मत खरीदो। आप बोलोगे यहाँ पर किसको बढ़ा दो, एफएमसीजी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दो क्योंकि इनका बम्पर सेल हुआ। आप एक काम करो, आप फार्मा कंपनीज के शेयर खरीदना शुरू कर दो, इनको ज़बरदस्त सेल हुआ। फिर इन बिटवीन आप बोलोगे यहाँ पर क्या करो, रिलायंस के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दो, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, एफएमसीजी और फार्मा, ये इनको डिफेंसिव स्टॉक भी बोला जाता है, इनको डिफेंसिव स्टॉक भी बोला जाता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि आपको फार्मा और एफएमसीजी में अगर मार्केट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, इफ़ द मार्केट इज़ हैविंग हाई ग्रोथ, इन दैट केस आपको फार्मा और एफएमसीजी को में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप चेक करो, इनका जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहेगा, इनका ग्रोथ कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर आप एफएमसीजी को चेक करो तो साबुन तेल एक कांस्टेंट रेट से आपका ग्रो करता रहेगा, उसके डिमांड में कोई बहुत शार्प राइज नहीं आएगा, एंड सिमिलरली उसमें कोई शार्प डिक्लाइन भी नहीं आएगा। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो फार्मा से लोग दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं भाई फार्मा आपको उतना रिटर्न नहीं देगा। लेट्स से अभी अचानक से आपने देखा कि डोमेस्टिक एयर ट्रेवल, अचानक से आपने देखा कि डोमेस्टिक एयर ट्रेवल में बहुत ज़्यादा राइज हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। रेलवेज़ में लोग कम ट्रैवल करें, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार एविएशन के शेयर्स को खरीद लो, क्योंकि एविएशन में आपको लेट्स से
20% रिटर्न मिल जाएगा, बट एफएमसीजी आपको वही 12% ही रिटर्न देगा। तो अच्छा आप यहीं पे पैसा लगा दो। पर इसका उल्टा भी सही है, अभी जब एविएशन सेक्टर नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है तो भी आप क्या बोलोगे, एफएमसीजी अच्छा है, 12% रिटर्न अपना कांस्टेंट मिलता रहेगा, या हो सकता है अभी फिलहाल ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको 15% रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो आप बेसिकली क्या करते हो, यू डू द एनालिसिस। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हो, आप क्या करोगे, आप बोलोगे किसको खरीदना है। देखो पोर्टफोलियो एनालिसिस अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो तो आप यही करते हो, विच शेयर टू बाय, विच शेयर टू होल्ड एंड विच शेयर टू सेल। आप यही दिमाग लगाते हो, स्क्रिप्ट्स जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट्स, ठीक है। आप यही डिसाइड करते हो किसको खरीदना है, किसको होल्ड करके रखे और किसको बेच दे। अगर प्रॉफिटेबल लग रहा है तो खरीद लो, लॉस मेकिंग लग रहा है तो बेच दो। आपने खरीद के रखा हुआ है, फिलहाल मार्केट खराब है या फिलहाल आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो आप क्या करते हो, उसको होल्ड करके रखते हो। सो दिस इज हाउ इट गोस। यहाँ पर जब बिजनेस का पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, उस बिजनेस के पोर्टफोलियो को जब आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ भी आप वही सेम काम करोगे। दैट पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टेक्निक दैट हेल्प द स्ट्रेटेजिस्ट taking strategic decision with regard to the individual products or businesses in a firm's portfolio। तो आप वही डिसाइड करते हो कौन से बिजनेस में रहना है और कौन से बिजनेस से निकलना है, कौन से बिजनेस में और ज़्यादा पैसा लगाना है। तो जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, द कंपनी पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑल्सो डज द सेम थिंग। नाउ इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज अ competitive, used for competitive analysis and for corporate strategic planning in a multi-product or मल्टी बिजनेस फॉर्म। आप ये ध्यान रखना, पोर्टफोलियो एनालिसिस आप कब करोगे। अब बताओ मैंने एक ही कंपनी का शेयर खरीद के रखा है, अब उसमें क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस करूंगा, उसमें मेजॉरिटी मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या हो जाएगा कि मैं इसको बेचूं या और फर्दर शेयर्स को खरीदूं, बट दैट वोंट बी कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो बिकॉज इट इज़ नॉट कलेक्शन। सो सेम वे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में, तो वहाँ पर आप क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पर इट इज़ यूज्ड as a competitive analysis and a strategic planning tool for multi-product and your multi-business firms. Now, they may be also used in a less diversified firm if it consists of the main business and other minor complementary interest. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर एक लेस डाइवर्सिफाइड फर्म है जिसमें सपोज करो 80% काम उनका एक ही पर्टिकुलर बिजनेस से है, उसके अलावा इनके 4 बिजनेस और है विच कॉन्स्टिट्यूट्स 5% ईच, राइट ना। इन दैट केस ठीक है, यहाँ पर भी आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हो, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज 80% काम आपका कहाँ पर है, एक ही जगह पे स्ट्रक है। सो दैट्स व्हाट इज देयर। सो जैसे आईटीसी को आज आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आज से 40 साल पहले आप आईटीसी का पोर्टफोलियो एनालिसिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, एक तो था टोबैको और दूसरा था होटल, राइट। तो उनमें आप पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या करोगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता था। नाउ पोर्टफोलियो एनालिसिस का मेजर एडवांटेज क्या है, आपको ये देखना है। सो द मेजर एडवांटेज इन पोर्टफोलियो एनालिसिस इज व्हाट, द मेन एडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच in a multi-product or a multi-business firm is that resources could be channelized at the corporate level to those businesses that possess greatest potential। आप मुझे बताओ, आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपया है। अब इस 1 लाख रुपए को आपको लगाना है, तो आप क्या करोगे कि देखो रिसोर्सेज तो आपके लिमिटेड है, यही 1 लाख रुपया आपके पास है। अब आप क्या चाहते हो, आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, हर कोई यही चाहेगा आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो मैक्सिमम रिटर्न के लिए आप क्या करोगे, यही तो काम करोगे ना। बाय मतलब और कहाँ पर हम पैसा इन्फ्यूज करें, कहाँ से हम पैसा निकालें, कहाँ पर पैसा लगा हुआ है उसी को हम होल्ड करके रखें। सो हियर यू वुड से कि सर मेरे पास ऑलरेडी लेट्स से इंडिगो के शेयर्स थे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे पोर्टफोलियो एनालिसिस करके, यार एक काम कर इंडिगो को बेच दो, या उसमें अगर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कमाए तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो। सर लॉसेज हो रहा है तो एक काम करो स्टॉप लॉस लगाओ और उठाकर उसको बेच दो, और जो पैसा मिले उसको रिलायंस में लगा देना। क्यों रिलायंस में लगा देना, क्योंकि हमें यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ दिख रहा है। उसको उठा के एफएमसीजी में लगा देना। क्यों बोला, एफएमसीजी का देखना जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा फॉर 2021 Q1 का जब रिजल्ट आएगा, आप देखना सुपर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। वेयर एज अगर आप इंडिगो का देखोगे तो Q1 का रिजल्ट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट निल ही होगा, ठीक है। कितना 25 मई से इन्होंने ऑपरेशंस को शुरू किया था और वो भी बहुत लाइट स्केल पे इन्होंने शुरू किया, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिलेगा। सो एविएशन में आप निकल जाओ। और होटल इंडस्ट्री अगर आप देखो तो यहाँ तो 0 रेवेन्यू होगा ही नहीं इनका।
अनटिल अनलेस कि इन्होंने अपने होटल को क्वारंटीन सेंटर की तरह बनाया हुआ है एंड दे आर अर्निंग मनी आउट ऑफ दैट, अदरवाइज यहाँ पर आपको जीरो ग्रोथ देखने को मिलेगा. सो दैट इज व्हाट इज देयर. तो आप यहाँ पर मेजर एडवांटेज क्या होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस का, यू गेट अ आइडिया कि कहाँ पर आपको अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करना है. तो आप अपने रिसोर्सेज को किधर चैनलाइज करोगे, यू विल चैनलाइज इन दैट एरिया वेयर यू विल फाइंड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, जहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू आपका मैक्सिमाइजेशन होगा. तो आप देखो यहाँ पे जैसे है, फॉर इंस्टेंस अ डाइवर्सिफाइड कंपनी में डिसाइड टू डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स cash rich business to more prospective ones and to hold promise of a faster growth so that the company achieves its corporate level objectives efficiently. अब ये जो लाइन आपको मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप लिंक करोगे किसके साथ, BCG मैट्रिक्स के साथ. जब हम BCG मैट्रिक्स पढ़ेंगे आप उसके साथ इसको लिंक करोगे एंड यू इमीडिएटली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो एक बार इसको आप होल्ड पे रखो, आप एक सिंपली चीज़ को समझ लो. अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूँ यहाँ पर, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाहता है कि देखो आईटीसी का अगर आप देखो तो आईटीसी का एक उनका जो बिजनेस है टोबैको डिवीजन, टोबैको बिजनेस में अगर आप देखो तो टोबैको बिजनेस में देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ और देयर इज वेरी लिटिल ग्रोथ इन दैट. वाई लिटिल ग्रोथ, क्योंकि आप देखो ये सुट्टा मारने वाले नए पैदा होंगे और पुराने मरते भी जाएंगे. यू नो, यस और नो, कि एवरी डे पीपल डाई बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल, और कुछ यहाँ पर नए पैदा भी होते हैं. तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं होता, तो डिमांड में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर क्या होता है, आप क्या बोलोगे कि पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकता तो बहुत है. यू सी, यू विल हैव गुड वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम इन टबैको, बट यू कांट एडवर्टाइज. आप इसमें एडवर्टाइज नहीं करते, आपको यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं मिलता. तो आप क्या करते हो भाई, आपका अगर बिजनेस एक बार सेट हो गया है, अगर एक बार आपका बिजनेस सेट हो गया, एक बार आपका ब्रांड से आपका कस्टमर एडिक्ट हो गया, तो वो आप ही के जो भी सिगरेट होगा उसी को यहाँ पर वो क्या करेगा, वो परचेज करता रहेगा. सो यहाँ पर आपको ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, आपको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है. बट ये आपका हाई वॉल्यूम है, इसकी वजह से ये आपको हाई कैश फ्लो जनरेट करके देता है. इट जनरेट्स गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो. अब देखो टबैको बिजनेस है जहाँ से आपको अच्छा खासा कैश फ्लो मिल रहा है और वो ऐसा पैसा निकाल के दे रहा है जिसमें उसको दोबारा से री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो एडवर्टाइज नहीं करना, कोई ग्रोथ नहीं है. सो नो नीड फॉर री इन्वेस्टमेंट. आप देख रहे हो, देर इज नो नीड फॉर री इन्वेस्टमेंट. हेंस आप यहाँ पर क्या बोलोगे, एक काम करो, टोबैको बिजनेस से जो भी अपना कैश जनरेट होता है उस कैश को तुम कहाँ पे लगा दो, उस कैश को तुम FMCG में लगा दो, क्योंकि FMCG में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं होता और उधर एडवर्टाइजिंग की भी बहुत ज़रूरत है. तुम एक काम करो, इस कैश फ्लो को कहाँ पर लगा दो, नए होटल्स खरीदने में लगा दो. करेक्ट. तुम इस पैसे को कहाँ लगा दो, तुम इस पैसे को लगा दो लेट्स से आपके पेपर वाले बिजनेस में लगा दो, स्टेशनरी. करेक्ट. तो यहाँ पर आ जाएगा. तो आप सिंपली चेक करो, ये भी क्या स्ट्रैटेजी हो गया, आपके पोर्टफोलियो एनालिसिस से हो गया कि भाई इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें ग्रोथ है, इसमें कैश अच्छा खासा जनरेट हो रहा है. सो मे बी आप यहाँ पर बोलोगे कि देखो होटल बिजनेस जो है, होटल बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और ये जो कैश जनरेट करता है यही वापस से इसमें री इन्वेस्ट करके पूरा पड़ जाता है. लेकिन FMCG अच्छा खासा कैश जनरेट कर रहा है, लेकिन जितना जनरेट कर रहा है उससे ज़्यादा इसके अंदर हमें क्या चाहिए, पैसे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. सो मे बी यहाँ पर आप क्या करोगे, टबैको का एक्स्ट्रा कैश FMCG में लगाओगे. एंड दैट्स हाउ वी से वी चैनलाइज द इन्वेस्टमेंट्स. आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर गाइज, दिस इज क्लियर. ये वाला, ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ, right? So same thing goes here also. Now if you can read, you will understand. So a diversified company may decide to divert resources from its cash rich business, तो आपका tobacco वाला business, to more prospective business, that's your FMCG, which holds promise for a faster growth so that the company achieves the corporate level objectives efficiently. आगे देखिए, in order to design so in order to design the business portfolio, the management must analyze its current business portfolio and decide which business should remain more or less or no investment. Remember, तो simply आपने जो यहाँ पर देखा था buy, sell and hold,
अगर आप इसी को कंपेयर करो तो आपका काम सेट हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस मैनेजमेंट में डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस इन द फर्म्स पोर्टफोलियो। नाउ देयर आर 3 important concepts, the knowledge of which is a prerequisite to understand the different model for portfolio analysis। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उठ के मिलेगा, ये आपको एग्जाम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेगा कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर विच आर द डिफरेंट मॉडल्स। ध्यान रखना ये टूल्स नहीं है, दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स। तो एक आपका क्या होगा, अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, फिर दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस कर्व, और तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये 3 चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक। तो अब इसमें से देखो 2 तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर एक बार फिर भी उसको क्विकली हम रीड करते हैं। अब आप ध्यान रखना यहाँ से जब आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का आंसर लिखोगे तो यू विल बी एबल टू राइट इट बेटर, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, यू कैन इंटरलिंक। आप सोचो मैं तो सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करवा देता हूँ, कहाँ उस दिन FM पढ़ाते पढ़ाते आपको कॉस्टिंग पढ़ाने के लग गया, याद आ रहा है अपन ने वो कॉस्टिंग का क्वेश्चन किया था, रिमेंबर, ये नंबर ऑफ यूनिट्स लेस, नंबर ऑफ यूनिट्स मोर। तो आप यहाँ पर क्या ध्यान रखना, जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी आंसर लिखोगे, ट्राई टू कनेक्ट, जितना आप लिंक कर पाओगे ना, ट्राई टू लिंक SM। देखो एक तो विद इन में आप इसको लिंक करोगे, फिर आप क्या लिंक करोगे इसको, आप इसको लिंक करने की कोशिश करना विथ योर अदर सब्जेक्ट्स। जैसे हमने आज 6th चैप्टर शुरू नहीं किया, नहीं तो मैं वहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से लिंक करवाता। सो एक तो आप लिंक करो विद इन द अदर चैप्टर्स ऑफ SM, देन लिंक इट विद द अदर सब्जेक्ट्स, और तीसरा आप यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हो किससे, विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इससे कई सारे फायदा आपको होगा। इससे एक तो आपका जो लैंग्वेज है वो अगर थोड़ा 19-20 भी रहेगा तो भी आप एग्जामिनर को वहाँ पर कन्वे कर दोगे दैट यू नो द प्रोविजंस वेल। दूसरा बेनिफिट आपका यहाँ पर क्या होता है, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एज फार एज योर कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न्ड। आपको रटना नहीं पड़ेगा। इफ़ यू नोटिस मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एग्जाम्पल्स आपको किस तरह से उठा के देता हूँ। आई ट्राई टू गिव यू दीज एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको ये पोर्टफोलियो एनालिसिस समझाने के पहले मैंने आपको स्टॉक मार्केट वाला पोर्टफोलियो एनालिसिस बताया एंड बाय सेल और होल्ड बताया ना। इफ़ यू रिमेंबर दिस and if you have understood this and if you can link this with the company's product or the business portfolio, देखो चीज़ तो वही कर रहे हैं, बस खाली क्या हो रहा है, मैंने रिश्ता वही सोच नहीं, करेक्ट। आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, हम वहाँ पर शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, बट काम तो वही कर रहे हैं ना, किस में पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा निकालना है और किधर पैसा होल्ड करके रखना है। सो ट्राई टू इंटरलिंक दीज प्रोविजंस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो एज फार एज योर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज कंसर्न्ड, तो यहाँ पर आप देखो एनालाइजिंग पोर्टफोलियो में बिगिन विथ व्हाट, आइडेंटिफाइंग द की बिजनेसेस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल आइडेंटिफाई द की बिजनेसेस, और उन की बिजनेसेस को हम क्या करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में उसको डिफाइन कर देते हैं ना। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होगा, एक वो आपका अपना इंडिपेंडेंट यूनिट होगा, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ द कंपनी, ठीक है, इज दैट विच हैज अ सेपरेट मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड विच कैन रन इंडिपेंडेंटली, ओके, फ्रॉम द अदर कंपनीज बिजनेसेस। इसमें एक और आ जाएगा, कितनों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, हैव यू डन दैट इन अकाउंट्स, AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ओके, आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे पढ़ोगे, आई एम श्योर, आई थिंक दैट्स देयर इन योर सिलेबस ऑल्सो, अभी बाकी है, राइट, हो सकता है। सो आप आगे वहाँ पर पढ़ोगे, उधर आ जाएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो आपका रहता है ये भी वही, आप इसको लिंक कर सकते हो, अगेन you can link with what, your accounting standard 17 और segment reporting। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग से इसको लिंक कर सकते हो कि वहाँ पर हम सेगमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब वहाँ पर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा क्या है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी क्या होगा, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, प्लस इसके अपने रिस्क एंड रिटर्न्स होने चाहिए, इसके अपने, मैंने रिटर्न्स एंड रिस्क लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिस्क एंड रिटर्न लिखो या रिटर्न्स एंड रिस्क लिखो, बट उनके रिस्क एंड रिटर्न्स जो रहेंगे दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर बिजनेसेस, राइट, ये इनके अपने रिस्क एंड रिटर्न्स होंगे, ओके। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, ओके, AS 3 से AS 13 ही हुए, तो आई एम वेरी श्योर AS 17 भी आप जल्दी पहुँच जाओगे इसके बाद में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप वहाँ पढ़ोगे तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने दिमाग में स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के कॉन्सेप्ट को रखना कि कैसे
तो वहां पर सर बोल रहे होंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग, आप भी सेगमेंट रिपोर्टिंग सुनोगे, आप सेगमेंट रिपोर्टिंग ही समझोगे। बट जैसे ही सेगमेंट रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लेके आएंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेगमेंट वी विल यूज द वर्ड व्हाट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। भाई जैसा रूप जैसा देश वैसा भेष। ओके, सो जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही सेम रहने वाला है। तो आपका मेजर लॉजिक क्या रहता है कि उसके अपने इंडिपेंडेंट रिस्क एंड रिटर्न्स होंगे, और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। नाउ एसबीओ इज व्हाट, तो एसबीओ क्या क्या हो सकते हैं आप ये देखो। द एसबीओ कैन बी अ कंपनीज डिविजन, it can be a product line within a division, or even it can be a single product line or a brand। oh my god, आप ये क्या बता रहे हो, यहाँ पर आप ध्यान रखना ये वाला प्रोविजन, even a single product और a single brand, even that can be a SBO। तो एक एग्जाम क्वेश्चन आपका आता है कि SBO is not there और the concept of SBO exists only in a multi product organization, it cannot exist in a single product organization। तो आपका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट। SBO can exist also in a single product line। हम आगे चेक करेंगे कैसे होता है। आप देखो यहाँ आगे क्या बता रहे हैं, द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आर द कॉमन इन द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर लोकेटेड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, सो लेट्स पिक दिस। आप ये देखो, यू आर दैट आर लोकेटेड इन मल्टीपल कंट्रीज, ओके, विथ इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग सेटअप। सो एसबीओ के ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट। आप ये देखो, इट हैज़ अ सिंगल बिजनेस और इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस, ओके, बट दैट कैन बी प्लान्ड सेपरेटली फ्रॉम द अदर्स। इसके अपने ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे एंड द मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड अ प्रॉफिट। तो ये तीन चीज़ें आपकी होनी ज़रूरत है। अब आपको अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो आप देखो, इट एज अ सिंगल बिजनेस, तो फॉर एग्जांपल टोबैको, सिंगल बिजनेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस, तो योर एफएमसीजी, तो एफएमसीजी के अंदर बहुत सारे आपके बिजनेसेस आ जाते हैं, राइट, साबुन, तेल, ठीक है, बिस्किट्स एंड एवरीथिंग कम हियर। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस भी आ जाएगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि इनका प्लानिंग सेपरेटली होना चाहिए। लाइक द प्लानिंग ऑफ द एसबीओ should be done separately, and that is the reason I said that SBO will have its own risk and return, it will have its separate risk and return। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने लिंक किया था। ये सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न ना, ये बेसिकली मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये मेरा खोजा हुआ टर्म है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टर्म है, ये मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 से पिक किया, बिकॉज AS 17 के अंदर भी यही बात होता है दैट इट शुड हैव अ सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न, सो दैट्स व्हाट इज बीइंग गिवन हियर। फर्दर अगर आप देखो, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, द SBO, द मैनेजमेंट विल असेस देयर रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस। आप ये वर्ड आप समझ पा रहे हो, असेस देयर रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस, ये आपको याद आ रहा है, कहीं से लिंक कर पा रहे हो, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें, असेस देयर रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस अट्रैक्टिवनेस, या आप कैसे अट्रैक्टिवनेस को डिटरमाइन करोगे? परफेक्ट, तो यहाँ पर आप माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस जो थे, रिमेंबर द 5 फोर्सेस मॉडल, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को लोगे और उससे आप पता करोगे व्हाट इज द रिस्पेक्टिव अट्रैक्टिवनेस, और उससे आपको पता चलेगा एंड डिसाइड ऑन हाउ मच सपोर्ट ईच डिजर्व्स। सो इफ द मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज गुड यू विल इन्वेस्ट, इफ द मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज पुअर यू वुड से लेट्स नॉट इन्वेस्ट और लेट्स डाइवेस्ट और लेट्स होल्ड फॉर इट, उसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू गेट द आइडिया। एंड आपको अगर पता चलेगा कि फोर्सेस है तो किसका फोर्सेस स्ट्रांग है, तो जिसका भी फोर्सेस स्ट्रांग है यू वुड ट्राई कि आप उन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए अकॉर्डिंगली वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। देन देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट कुड बी यूज्ड और दैट कैन बी कंसिडर्ड इन द कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आपके पास है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG मैट्रिक्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ओके। तो अलग अलग मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है इस बिजनेस में क्या करना है। तो आप ध्यान रखना, ये जो आप यहाँ पे पढ़ोगे BCG मैट्रिक्स, एंसॉफ मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्सेस में आपको यही पता चलेगा कि हमें उसमें किस तरह से पैसा लगाना है और पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए।
Now, next concept that you have is something called as experience curve in this regard. Now, what does the experience curve say? So, experience curve is an important concept that is used in applying a portfolio approach. Now, the concept is akin to learning curve which explains the efficiency. आप ध्यान रखना, experience curve आपको कैसे बताता है? It tells or it explains the efficiency increased, right, or gained by the workers through repetitive productive work. Now, एक सिंपल सा पॉइंट बताओ. मैंने पता है एक बार अपने मैथ्स टीचर को ना, मतलब बड़े इनोसेंटली मैंने उनको रिप्लाई किया था, मतलब नॉट रूड होते हुए या उनको इंसल्ट करते हुए, ऐसी था. आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स. ओके, तो वो सर मेरे को ना बिल्कुल ऐसे बोलते थे कि ना बड़ा गधा है तू, मतलब बहुत ही नालायक है, कि कैसे, मतलब मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, आज तक तेरे जैसा नालायक बच्चा मैंने नहीं देखा. ये मैथ्स का क्वेश्चन मैंने अभी समझाया था, अभी फिर से तुमने इस पर सिले मिस्टेक कर दिया. मतलब ऐसा मैथ्स के सर ने मेरे को बोला था. फिर मैंने सर को ऐसे ही रिप्लाई कर दिया. मैं बोला सर आप एक ही क्वेश्चन को दिन में 5-6 बार करते हो, क्योंकि आप सिर्फ मुझे नहीं पढ़ाते, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हो. वो एक ही क्वेश्चन को आप दिन में 5-6 बार कर रहे हो, और वो मेरे फ्रेंड के फादर थे. ठीक है. सो मैंने बोला अंकल फिर आप अगर देखो तो ये आप पिछले 10-12 साल से कम पढ़ा रहे हो, तो आप हर दिन सर अगर एक ही क्वेश्चन को 5-6 बार प्रैक्टिस कर रहे हो और पिछले 10-12 साल से आप लगातार वही पढ़ा रहे हो, तो सर आपके लिए तो इजी होगा ना, मेरे लिए इजी नहीं है वो, राइट. एक चमाट पड़ा था उसी टाइम पे मेरे को, और फिर बोले वापस से आप इसको ध्यान से पढ़ो, बातें बंद करो. सो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर्व एग्जैक्टली वैसा ही बताता है दैट अगर किसी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, कंटिन्यूसली उसी काम को करते जाओ, तो आपका क्या होता है, एफिशिएंसी आ जाता है. और उस एफिशिएंसी से फ़ायदा क्या होता है, आपका ओवरऑल जो टाइम है वो कम लगता है, आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है. अ क्लासिक एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू, आप में से कितने जने कार ड्राइव करते हैं? आप में से कितने जने कार ड्राइव करते हैं? How many of you drive car? No one? Okay. Okay, so I will tell you. आशीष, अभी जब आप कार ड्राइव करते हो, ठीक है, सो आई थिंक यू मस्ट बी अराउंड 20-21. ओके, तो अभी आप जो कार ड्राइव कर रहे हो और आपके फादर जब कार ड्राइव करते हैं, या लेट्स से यू आर 18, ओके, सो यू मस्ट हैव जस्ट स्टार्टेड ड्राइविंग द कार लीगली इफ वी टॉक अबाउट. सो आप अपना जब आप कार ड्राइव करो, ठीक है, लेट्स से यू ड्राइव फॉर 100 किलोमीटर, एंड आप 100 किलोमीटर में अपना माइलेज चेक करना कि जब आपने गाड़ी चलाया तो कितना माइलेज दिया. एंड सेम वे आप चेक करना जब आपके फादर या कोई प्रोफेशनल ड्राइवर उस कार को चलाते हैं तो गाड़ी कितना माइलेज देती है. यू विल डेफिनेटली फाइंड अ डिफरेंस इन दैट. सो दिस अगेन गोज दिस वे कि जब आप जैसे आप कोई काम को नया नया करना सीखते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, यू फाइंड प्रॉब्लम इन दैट. येस, एक्सपीरियंस मैटर्स, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ता है. जैसे जब मैं पहले गाड़ी चलाना शुरू किया था तो मैं क्या करता था, एक्सेलरेटर को फुल प्रेस कर देता था और ब्रेक भी उतनी ज़ोर से लगाता था. ठीक है. नाउ ग्रेजुअली व्हाट जिन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाया था उन्होंने ग्रेजुअली मेरे को ये बताया कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि सामने ट्रैफिक है या ऐसा है, तो ज़ोर से ब्रेक मारने की बजाय एक्सेलरेटर को तुम छोड़ दो तो गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा, तो तुम्हें इतने ज़ोर से ब्रेक नहीं मारना पड़ेगा या झटका नहीं लगेगा. राइट. सो अगेन इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होता है. राइट. सो दिस इज हाउ ही सेड. देन सेम वे ही सेड दैट कि तुम्हें पता है एक सिग्नल से तुम निकले हो, दूसरे सिग्नल में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेट्स से 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, तुम 1 किलोमीटर में गाड़ी को 5th गियर पे क्यों लेके आते हो, उसको आराम से 3rd गियर या 4th गियर पे धीरे धीरे लेकर जाओ एंड देन वहाँ पे जाके उसको रखो. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो ग्रेजुअली आपको पता चलता है एंड दिस इज हाउ वी से एफिशिएंसी कर्व. इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस. तो ई फॉर एक्सपीरियंस, E for efficiency. So your experience curve will tell you how efficient you are. And आप efficiency कैसे increase करोगे? Through practice. Through doing the repetitive productive work. Now आप यहाँ पे अगर देखो तो इधर क्या दिया हुआ है? That experience curve is based on the commonly observed phenomenon that the unit cost decline as the firm accumulates experience in terms of cumulative volume of production. क्योंकि आपको आइडिया लगने लग जाता है कि आप कैसे अपने
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते जाओगे. नाउ द इम्प्लीकेशन इज दैट लार्जर फर्म इन now the implication is that larger the firm in an industry would tend to have lower unit cost as compared to those for a smaller firm, thereby gaining a competitive advantage. इसके ऊपर एक कमेंट आ सकता है, इसके ऊपर एक आपको कमेंट जैसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ये आपका आंसर होगा कि जो लार्ज फर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड एज दे मैन्युफैक्चर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स दे गेन more experience, and when they get more experience their efficiency increases, and if their efficiency increases the cost per unit lowers down. अब बताओ आप ये क्रोनोलॉजी समझे कि नहीं. यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये लार्ज फर्म है, ठीक है, एक लार्ज फर्म है तो वो मोर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएगा. जब वो मोर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएगा तो उसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा तो उसका एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा. ओके और अगर एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगा तो आप देखो उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो कॉस्ट पर यूनिट. करेक्ट. तो ये आपका आंसर है और ये इसका रीजनिंग है. सो दिस इज द रीजनिंग फॉर व्हाट वी स्टडीड हियर. ओके तो ये आप आंसर में इस तरह से भी एग्जामिनर को समझा सकते हो कि इस वजह से आपका कॉस्ट यहाँ पे कम होता है. देन एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज लर्निंग इफेक्ट, economies of scale, product redesign, technological improvements in the production. So this is their experience curve. Now experience curve has following features. अब आप देखो experience curve has following features. एक तो इसमें क्या होता है, as the business grow they gain experience, correct, and then experience may provide advantage over competition, and then experience also carries the barrier to entry. कि भाई आपके सामने एक बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है, सुपर्ब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, तो इट क्रिएट्स अ बैरियर टू एंट्री. देन लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पजेस अ स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट. देन अ एक्सपीरियंस कर्व मे बी डिपिक्टेड एज फॉलोज. ये देखो जैसे जैसे आप क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट्स को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, दिस इज लो एंड दिस इज हाई. तो जैसे जैसे आपका क्यूमुलेटिव कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो दिस इज अगेन हाई एंड दिस इज अगेन लो. सो एज योर एक्सपीरियंस नंबर ऑफ यूनिट्स गो हाई योर ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. देखो ये यहाँ पर ध्यान रखना, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स थ्योरी, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स थ्योरी. ये वो वाले इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बात नहीं कर रहे, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट. ये क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा है और ये क्या लॉजिक लगा रहा है, ये लॉजिक लगा रहा है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. द लॉजिक इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. तो आप कल को यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के नहीं बोल सकते कि सर वो टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वो सब यहाँ पे आप कुछ नहीं लगाओ. यू विल नॉट हैव ऑल सच ड्रामा. यू विल हैव ओनली वन थिंग, दैट लॉजिक इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि जैसे जैसे तो ये जो ग्राफ हमने बनाया इसका लॉजिक ये है, दैट एज वी प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ यूनिट्स द कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन. नाउ अब आप देखो, the concept of experience curve is relevant for a number of areas in strategic management. For instance, experience curve is considered as, ये देखो ये आ गया कि experience curve is considered as a barrier for the new firm in contemplating entry in an industry, and it is also used to build market and discourage the competition. Simple. It is also used to discourage the competition. Then in contemporary देखो, जैसे यहाँ पर आप चेक करो, in the Indian automobile industry the experience curve phenomena seems to be working with Maruti Suzuki. अब आप देखो, the likely strategic choice for competitor can be market niche approach or segmentation based on the डेमोग्राफी और जोग्राफी. अब फिर भी आप बोलोगे मारुति सुजुकी के कॉम्पिटिटर्स आ गए, लेकिन एक टाइम पर आपने क्या कर लिया था, इन्होंने एक मार्केट निश डेवलप कर लिया था, लेकिन इनका जो मार्केट निश था वो छोटा मार्केट नहीं था, वो एक बड़ा मार्केट था. और इन्होंने सेगमेंट कौन सा डिसाइड कर लिया था, मिडिल क्लास. इन्होंने मिडिल क्लास सेगमेंट को डिसाइड कर लिया था. अब आप बताओ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, मिडिल क्लास वाले का है. तो इन्होंने जो ये मारुति कार लॉन्च किया, आप एक टाइम पर देखो मारुति सुजुकी के प्रोडक्ट्स को आप चेक करो, मारुति कार, then they had Omni van,
करेक्ट। जो जॉइंट फैमिली वाले ओमनी वैन लेते थे, न्यूक्लियर फैमिली वाले मारुति कार लेते थे। फिर इन्होंने क्या निकाला, जेन, करेक्ट। अच्छा, ओमनी वैन का इन्होंने बड़ा वर्जन इन्होंने निकाला मारुति वर्सा, करेक्ट, कि वैन थोड़ा सा वो गुंडों वाला किडनैपिंग वाला वैन लगने लग गया था, तो उन्होंने मारुति वर्सा निकाला। तो आप सिंपली चेक करो, सिंपल आपको सिर्फ मारुति के ही कार्स मिलते थे हर हाउस होल्ड में। एवरी हाउस होल्ड वुड हैव कार्स फ्रॉम मारुति। अब जाके, हाँ राइट, करेक्ट, इको, और इस तरह से करके आपको एक टाइम पर मारुति, अब धीरे धीरे क्या हो गया कि और भी कार्स आपको इंडिया में मिलने लग गए। बट देयर वॉज अ टाइम एंड इट वॉज फॉर अ गुड लॉन्ग पीरियड दैट इट वॉज ओनली मारुति सुजुकी हु वॉज देयर इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इनफैक्ट टाटास भी बाहर रहते थे, टाटा ने भी ज़्यादा कार्स नहीं निकाला था। टाटा ने एक कार ही निकाला था, इंडिका, जो टैक्सी बन के रह गया था, करेक्ट। वो लोगों ने, हाँ, ऑल्टो, सेम वे, ऑल्टो अगर आप देखो तो इस तरह से करके इन्होंने बहुत सारे कार्स निकाले थे विच वॉज ओनली देयर फॉर, इवन वैगनआर, आप देखो वैगनआर, ये सब क्या है, इन्होंने फैमिली कार्स यहाँ पे बना के निकाला हुआ था। सो दिस वॉज द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस कर्व। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हमने ऑलरेडी देखा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो, ये एक आपको मिलेगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ एस शेप्ड कर्व which exhibits the relationship of sales with respect of the time for the product that possesses through 4 successive stages। पहला वाला स्टेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन या एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, स्लो सेल्स ग्रोथ। देन दूसरा आता है ग्रोथ स्टेज, जहाँ पर आपका ग्रोथ स्टेज आ जाएगा एंड यू विल हैव रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सेप्टेंस होगा, स्पीड में आप ग्रो करोगे। देन maturity, which means what, slow down in the growth rate, and you will have decline, which is sharp downward drift. So if the businesses are substituted for product, the concept will become product life cycle. So business life cycle and product life cycle, और हर business का अपना ये एक रहेगा। तो स्टेज 1 आपके पास है, दिस इज योर स्टेज 1। तो स्टेज 1 में इंट्रोडक्शन स्टेज, यहाँ पर क्या रहेगा, आपको ये सब ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या क्या होगा। तो हियर योर competition is almost negligible, correct, prices will always be relatively high and the markets are limited। sir why prices will be high? sir हम तो जब किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो सर हम तो वहाँ पर क्या कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट हो। तो सर यहाँ पर ये प्राइसेस हाई की क्यों बात कर रहे हैं, देखो वो आपके बिजनेस की बात नहीं कर रहा, इट इज टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। तो आप सिंपली चेक करो, जब जैसे डिजिटल कैमरा आया था, राइट, आप कंपनी स्पेसिफिक बात मत करो, आप इस तरह से बात करो जैसे जब डिजिटल कैमरा आया था, तो डिजिटल कैमरा कितने कंपनीज बना रहे थे, निकॉन, यही एक ही कंपनी था, ठीक है, जो यहाँ पर डिजिटल कैमरास को बना रहा था। तो आप उस वक्त चेक करो, उसके स्लो सेल्स ग्रोथ थे, क्योंकि हर कोई डिजिटल कैमरा खरीदना नहीं चाहता था, एक तो महंगा भी था, करेक्ट, वो महंगा भी आपको मिलेगा, आपके मार्केट भी लिमिटेड थे। लेकिन ग्रेजुअली वहाँ पर क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे, द ग्रोथ इन द सेल्स इज एट अ लोअर रेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स। कितनों को तो पता भी नहीं था कि ये आपका डिजिटल कैमरा है, यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट भी आ गया। फिर ग्रेजुअली अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा, इन द सेकेंड फेज ऑफ PLC इट्स अ ग्रोथ स्टेज, जब यहाँ पर आपका डिमांड जो होता है वो एक्सपैंड करता है रैपिडली, और क्योंकि डिमांड एक्सपैंड करता है आप यहाँ पे प्राइसेस को गिरा देते हो, या फिर आप उल्टा बोलो प्राइसेस गिर जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखना कंपटीशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज पे गया है मतलब उसका मार्केट एक्सेप्टेंस आ चुका है। तो एक बार डिजिटल कैमरा का एक्सेप्टेंस आ गया तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे दे हैव रीच्ड इनटू द ग्रोथ स्टेज। सर्वेश ने यहाँ पे कुछ बताया, न्यू बिजनेस है, सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस विल बी हाई, राइट, ये भी होगा यहाँ पे। और दूसरा सर्वेश, आप यहाँ पे एक और चीज़ को देखो, दैट जब कोई बिजनेस, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप जनरली देखो वो नया प्रोडक्ट महंगा होगा एंड ग्रेजुअली उसके प्राइसेस नीचे गिरते हैं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आपका लॉन्च होगा, यू पिकअप। मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि आईफोन का कोई नया मॉडल अगर निकला तो, बट अगर आप ग्रेजुअली चेक करो कि लैपटॉप्स पहले जैसे प्रिंटर था, प्रिंटर पहले हर घर में नहीं हुआ करता था, प्रिंटर्स पहले
महंगे मिलते थे, फिर ग्रेजुअली आप चेक करो वो सस्ता मिलने लग गया। सेम वे आप कंप्यूटर्स को चेक करो, एक टाइम पे किसी के घर पे कंप्यूटर होना मतलब बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में पता ही नहीं था। टाइपराइटर जरूर मिल जाता था बट कंप्यूटर नहीं मिलता था। यस एग्जैक्टली, जैसे देवांग बोल रहे मोबाइल फोन्स, तो एक टाइम पर मोबाइल फोन भी आप देखो कितने महंगे मिलते थे और लोगों को मोबाइल फ़ोन के बारे में पता नहीं था, लोग उसको रेसिस्ट करते थे। ग्रेजुअली क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में आ गया बिकॉज वो ग्रोथ स्टेज पे आ गया। सो दैट्स ऑल। और यहाँ पर ग्रोथ आने का बहुत फायदा कारण क्या है, ये जो मैंने आपको एक्सेप्टेंस बताया था, दैट द कस्टमर हैज़ knowledge about the product and they show interest in purchasing it. Then you have third phase which is what, which is product life cycle के मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाते हैं हम। और मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर आपका कंपटीशन जो है दैट बिकम्स टफ, मार्केट क्या हो जाता है, स्टेबलाइज का मीन्स वहाँ पर आपके पास और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी गोज डाउन बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन, बिकॉज एवरीवन वुड वांट टू सर्वाइव। सो एट दिस पॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव टू वर्क फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। नाउ आई होप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको याद होगा व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। और वहाँ पर भी हमने देखा था कि मैच्योरिटी स्टेज पर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का रिक्वायरमेंट होता है एंड इवन इन दिस स्टेज। याद आ रहा है? टू डू नथिंग न्यू, करेक्ट करेक्ट। और ये आ गया आपका फोर्थ स्टेज। तो आप फोर्थ स्टेज में देखो, इन दिस डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द सेल्स एंड द प्रॉफिट गो डाउन शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट विच हैज रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, then a combination strategy can be implemented to stay in the market either by diversification or through retrenchment. आप यहाँ पर मल्टीपल लगाते हो तो आपका यहाँ पर मार्केट ग्रोथ गिर जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ओके, एक आप चीज़ यहाँ पे देख लो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज व्हाट, दैट इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस अ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस in order to establish that the stage at which they exist। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि भाई कौन से, देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लॉटिंग करोगे, बिजनेस यहाँ है कि बिजनेस यहाँ है कि बिजनेस यहाँ है या बिजनेस यहाँ है। ठीक है, इससे क्या पता चल जाता है, सपोज बिजनेस यहाँ है तो आप स्ट्रैटेजी कुछ और लगाओगे, बिजनेस इधर है तो कुछ और स्ट्रैटेजी लगाओगे। और ऑब्वियस सा बात है ना, every stage will require a different set of strategies to be adopted। so same चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, that इससे आपको क्या पता चलता है, you get to know the stage at which they are, each product जो वो कौन से स्टेज पे एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो इसी को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। it is important to identify this because this helps in identifying which strategy would be needed, right? Because each stage would require different approach or strategy to be adopted। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप बताइए, दिस इज क्लियर? सो ये दिया। नाउ आप ये देखो, इसमें जैसे प्रोविजन आपको बता रहा है वो, दैट a particular attention is to be paid on the businesses which are on the declining stage। now depending upon the diagnosis appropriate strategic choice can be made। so for instance expansion may be more feasible for a feasible alternative for businesses in the introductory and growth stage, but maturity में अगर कोई business आ गया है तो उनके लिए क्या रहेगा, maturity may be used as a source of cash for the investments in the other business which needed the resources। जैसे मैंने आपको टबैको वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, करेक्ट दिव्यांशी, जो आपने यहाँ पे बताया टबैको वाला। सो
टबैको में ग्रोथ नहीं है, मैच्योरिटी पे पहुंच गया है। अब क्योंकि ये मैच्योरिटी पे पहुंच गया है, आप यहाँ से पैसा किस में लगाओगे, ग्रोथ वाले में लगाओगे। इधर से कैश जनरेट करो, मैच्योरिटी बिजनेस से कैश जनरेट करो और उस कैश को ग्रोथ वाले में लगाओ, राइट। दिस क्या, देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इन सिलेक्टिंग लाइक हार्वेस्टिंग, रिट्रेंचमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग एंड रिट्रेंचमेंट तो अपन ने कवर किया ही था, राइट। डाइवेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, अपना डाइवेस्टमेंट, liquidation strategy can be adopted in the declining businesses. So in this way a balanced portfolio of the business can be built up by exercising strategic choice which is based on the product life cycle. आप मुझे बताओ, आपको ये चार टर्म्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? हमने यहाँ पे ये चार टर्म्स को डिस्कस किया। We started with the concept of portfolio analysis, we did strategic business unit, then we discussed experience curve, then we discussed the product life cycle. करेक्ट? आप बताइए, ये आपको क्लियर हुआ? ये चारों आपको क्लियर हुआ? ओके अब हम क्विकली यहाँ पे आते हैं आगे ANSOF मैट्रिक्स पे। ANSOF मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देखो ये जाना पहचाना सा लग रहा है, ANSOF मैट्रिक्स। सो मार्केट पेनिट्रेशन, market product development, market development, and then you have diversification. So this is there in the ANSOF matrix, correct? क्या ये मैं आपको सेल्फ रीड के लिए दे दूं एक बार? ये एक बार मैं आपको सेल्फ रीड के लिए दे दूं, बिकॉज एक्सटेंसिवली अपन ने इसको यहाँ पे कवर किया है विद द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। यू कैन do a self reading of this, you'll get a better idea, and then मैं इसको next class में कभी cover कर लूँगा। The only reason I have half an hour more with me, and in this half an hour I would like to cover this concept that is called as BCG matrix, right? So आप check करो BCG matrix में क्या होता है। देखो सबसे पहले तो BCG matrix का मतलब क्या है। देखो this word BCG stands for Boston Consulting Group, okay? अब ये जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है ये एक यूएस बेस्ड कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट्स को इशू करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड बिजनेस सॉल्यूशंस और ये अपने रिपोर्ट्स को इशू करते हैं। और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या किया था, एक मैट्रिक्स को इन्होंने लॉन्च किया था। आई थिंक दिस मैट्रिक्स वाज इशूड इन समवेयर इन 1970s। तो ये जो मैट्रिक्स था दिस वाज अ 2x2 मैट्रिक्स, दिस वॉज अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, इसमें टोटल आपको 4 बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है। आपको 4 क्वाड्स मिलेंगे 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। सो 2x2 मैट्रिक्स जो था इसमें इन्होंने क्या किया था, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो मैट्रिक्स था ये बेसिकली 2 फैक्टर्स को कंसिडर करता है, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स को कंसिडर करता है और वो 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, बिजनेस को प्लॉट करेंगे। वी आर गोइंग टू प्लॉट द बिजनेसेस, सो वी विल प्लॉट द बिजनेस, ठीक है। वी विल प्लॉट द बिजनेसेस बेसिकली अकॉर्डिंग टू दीज 2 फैक्टर्स। एंड एक बार हमने बिजनेस को प्लॉट कर दिया देन अकॉर्डिंगली वी कैन अडॉप्ट और वी कैन सिलेक्ट, मल्टीपल वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, ओके। अब अगर आप देखो हम जब बिजनेस को प्लॉट करते हैं हम इसको प्लॉट करते हैं 4 अलग अलग एरियाज में, जैसे 4 क्वाड्स मैंने आपको बताए 4 एरियाज में। देखो अब 2 फैक्टर्स क्या है, पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं फिर हम ये 4 एरिया पे आते हैं। इनके जो 4 फैक्टर्स हैं वो 4 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स जो इनके हैं उसमें से एक फैक्टर क्या है, ये बात करते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस के लिए, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, या फिर हम मार्केट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मार्केट शेयर। देखना मार्केट शेयर ऑफ कंपनी और मार्केट अट्रैक्टिवनेस या मार्केट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। हम ये 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। इन 2 के बेसिस पे हमारे 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट अट्रैक्टिवनेस और मार्केट शेयर है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इन 2 कैटेगरीज।
या तो वो क्या होगा, हाई, या फिर वो क्या होगा, लो। सो मार्केट अट्रैक्टिवनेस या तो हाई होगा या फिर लो होगा, मार्केट शेयर भी या तो हाई होएगा या फिर लो होगा। नाउ यू विल हैव 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जिसमें क्या होगा कि सर दोनों ही हाई है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। ऐसे कंपनी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। ऐसे कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स, जिनका मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी हाई है। तो मैं भी यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया ए और इसको मैं बोलता हूँ बी। विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो स्टार्स जैसा ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या खास बात होगी कि स्टार का मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, अट्रैक्टिवनेस भी ज़्यादा होगा और उसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा होगा। दूसरे कैटेगरी का यहाँ पर जो आपको फर्म मिलेगा, वो दूसरे कैटेगरी के फर्म की क्या बात होगी, उसको हम बोलते हैं कैश काउ। कैश काउ, कैश काउ क्या होगा, कैश काउ का मार्केट अट्रैक्टिवनेस या मार्केट ग्रोथ तो कम होगा, लेकिन उसका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा। कैश काउ एक ऐसा कंपनी, जैसे टोबैको बिजनेस, टोबैको में ग्रोथ नहीं है लेकिन कैश मस्त आपको जनरेट करके देता है। तो दूसरा कैटेगरी आपके पास आ गया कैश काउ। ओके, फिर मैं आपको बोलता हूँ तीसरा कैटेगरी जो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑर्गेनाइजेशन? देखो, क्वेश्चन मार्क ऑर्गेनाइजेशन का क्या खास बात होगा कि उसका मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है बट उसका मार्केट शेयर बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलोगे, अरे भाई तुम्हारे फ्यूचर पे ना मस्त क्वेश्चन मार्क है। बोलो क्यों? बोला किधर, इंडस्ट्री तो मस्त ग्रो कर रहा है, तुम कहाँ पीछे रह गए। करेक्ट, तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आया। और लास्ट कैटेगरी जो आपको यहाँ पर मिलता है, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं डॉग्स। अब डॉग्स को याद रखने का मस्त तरीका, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इस बेचारे का ना तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस सही है और ना ही इसका मार्केट शेयर, तो दोनों ही क्या है यहाँ पर, कम। आप मुझे बताओ ये 4 कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आए? स्टार्स आर दोज फर्म्स which have a high growth and they have a good market share. A cash cow is a company which has low industry growth or low market attractiveness, low market growth, but it has got high market share. Question mark is an organization which has high industry growth but the market share of such company is less. And dogs are those organizations which has both low market share as well as market attractiveness. Guys, ये 4 quads आपको clear हुए कि नहीं? Okay, fair enough, fair enough. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, BCG मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज द सिंपलेस्ट वे टू पोर्ट्रे द कॉर्पोरेशंस पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पर क्या बताया है, द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ऑल्सो नोन फॉर इट्स काउ एंड डॉग मेटाफॉर्स आर पॉपुलरली यूज्ड for resource allocation in a diversified company. What do you mean by metaphor? ऐसे नाम क्यों है? ओके देवांशी, इसका भी लॉजिक दूंगा। ये यहाँ पर देखो, दे आर यूज्ड एज अ मेटाफोर, दे आर यूज्ड एज अ मेटाफोर, दे आर यूज्ड एज अ मेटाफोर। देखो मैं आपको आगे टर्म्स भी इसके बताता हूँ क्या लॉजिक है। राइट नाउ, मेटाफोर का क्या मतलब होता है? मेटाफोर का क्या मतलब होता है? सिमिलर, इनडायरेक्टली रिलेटेड। आप बेसिकली कुछ बोलना चाहते हो, वो जैसे नहीं बोलते दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सच्ची में दूध से मुंह जला है। इट इज बेसिकली व्हाट, वंस यू हैव डन अ मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम यू विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल। करेक्ट, तो दूध से अगर आपका मुंह जल गया, अब मुंह किससे जलेगा? जब आप गर्म दूध पियोगे। अब छाछ गर्म नहीं होता, छाछ ठंडा होता है, लेकिन जिस इंसान का एक बार दूध से मुंह जल गया, वो बेचारा छाछ भी अगली बार पिएगा तो फूक फूक के पिएगा। क्यों? वो बोलेगा भाई इस तरह से। सो मेटाफॉर्स आर दैट ओनली। तो यहाँ पर डॉग्स और जो काउ यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन द मेटाफॉर जो यहाँ पर बिजनेसेस के लिए वो बताते हैं ना। ओइंग टू द BCG अप्रोच, अ कंपनी क्लासिफाइज इट्स डिफरेंट बिजनेसेस इनटू 2 डायमेंशन, ग्रोथ
शेयर जिसमें वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, वर्टिकल एक्सेस ऐसे वाला, वर्टिकल एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स मार्केट ग्रोथ रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उल्टा फुल्टा मत कर देना, विच इज व्हाट, विच इज अ मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। बट अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात करो, विच इज दिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? द रेलेवेंट मार्केट शेयर, वो जो आपके कंपनी के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर बेस्ड ऑन दैट आप ये देखो, ये आ गया आपका मार्केट ग्रोथ रेट एंड यू हैव रिलेटिव मार्केट शेयर, हाई लो। तो आप ये देखो ग्रोथ भी हाई, मार्केट शेयर भी हाई, तो ये क्या बन गया? स्टार ऑर्गेनाइजेशन। नाउ देवांशी, आप अगर चेक करो, स्टार्स मतलब नॉर्मली अपन स्टार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेस्ट, करेक्ट, स्टार्स को अपन बेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यहाँ पर इस तरह से स्टार्स रखा हुआ है। और क्वेश्चन मार्क मैंने आपको बताया था कि अगर हम बोलते हैं भाई इसके फ्यूचर पे मुझे को तो क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन मार्क अगर आपने यहाँ पर बोल दिया तो इस मीन्स व्हाट कि वी डाउट, पता नहीं इस फर्म का क्या होगा। कैश काउ हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो काउ गिव्स यू मिल्क, कैश काउ का लॉजिक है काउ गिव्स यू मिल्क, यस और नो। नाउ दिस मिल्क कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आप मिल्क से क्या कर सकते हो? यू कैन मेक बटर, यू कैन मेक बटर मिल्क, करेक्ट, आप उससे चीज बना सकते हो, आप घी बना सकते हो। सेम वे एक कैश काउ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो आपको क्या करेगा? कैश जनरेट करके दे देगा। अब इस कैश से आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या? आप इस कैश को इन्वेस्ट कर सकते हो, इस कैश को आप बिजनेसेस में लगा सकते हो, इस कैश से आप कोई मर्जर एक्विजिशन कर सकते हो, इस कैश को आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, ओके। सो दैट्स व्हाट गोज हियर, दैट कैश काउ, इसीलिए हम यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं? दे आर कैश काउ। और डॉग्स का ऐसा सिचुएशन नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कुत्ते की मौत मरेगा, राइट, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि आप किधर के भी नहीं रहे, करेक्ट। सो उस हिसाब से सो डॉग इज मेटाफोरिकली सेड दैट कुत्ते जैसी हालत हो गई उसकी। सो इट डजंट मीन दैट you demean dogs, but it is just metaphorically said that वो वाला। so that's how you have these kind of different names in case of BCG matrix। अब आप देखो आपके लिए क्या रहेगा, आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो ये BCG मैट्रिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो पूछ सकता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दैट BCG मैट्रिक्स में अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये बोलेगा स्टार को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क को क्या करना चाहिए, कैश काउ को क्या करना चाहिए, डॉग्स को क्या करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब आप देखो if you talk about stars, तो stars are the products or SBU that are growing rapidly, they also need heavy investment, they need heavy investment। stars को क्या चाहिए? stars को चाहिए heavy investment to maintain their position and finance for their rapid growth expansion, okay, potential। और ये आपका क्या रहता है? this is the best opportunities for expansion अगर आप stars वाली कैटेगरी में फॉल करके बैठे हो तो। दूसरा कैटेगरी आपके पास जो है, दूसरे कैटेगरी को हम बोलते हैं यहाँ पर कैश काउ, ठीक है। तो कैश काउ में क्या होता है, इनके फीचर्स क्या, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। लो ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर, ठीक है, देन दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट, दे आर एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल। अब देखो दे आर एस्टैब्लिश्ड, दे आर सक्सेसफुल एंड दे नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। सो इन लॉन्ग रन when the growth rate slows down, the stars become what? cash cow। so generally stars ही धीरे धीरे cash cow आ जाता है। देवांग आप बोल रहे हो जियो स्टार्स के लिए आप बोल रहे हो? yes, अगर आप स्टार्स के लिए बोल रहे हो तो दिस इज करेक्ट। देन आपके पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन समथिंग कॉल्ड एज क्वेश्चन मार्क। हाँ, देन दिव्यांग आपका करेक्ट है पॉइंट, बिल्कुल सही बात। तो आप क्वेश्चन मार्क में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क is called as a problem, so sometimes called problem children or wild cats, and they have what? they are low market share in a high growth business, ठीक है, जहां पूरा इंडस्ट्री आगे भाग रहा है आप पीछे भाग रहे हो, ठीक है। फिर आप देखो, और देखो ना, इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं। क्यों प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते हैं? आप देखो हमेशा कंपैरिजन होता है ना, अरे पड़ोसी वाले के तो 95 आ गए, शर्मा जी के बेटे ने तो 98% ले, अपना वाला ही था जो नालायक 70% लेकर आया, 60 लेकर आया या फेल हो गया, राइट, प्रॉब्लम चाइल्ड। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ प्रॉब्लम चाइल्ड। तो क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम चाइल्ड, क्योंकि इसमें क्या है? लो मार्केट शेयर है एंड हाई ग्रोथ रेट यहाँ पर रहेगा।
क्वेश्चन मार्क को आप आइडिया को आप क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो, बट राइट नाउ आइडिया इज विथ वोडाफोन, सो वोडाफोन आइडिया को बोल सकते हो, काफी हद तक आप उसको क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो, आप काफी हद तक उसको क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो। नहीं, मार्केट में ग्रोथ है, मार्केट में ग्रोथ है, आप ध्यान रखो मार्केट में ग्रोथ है, लेकिन आप, हाँ, आप नोकिया को भी क्या बोल सकते हो, क्वेश्चन मार्क में बोल सकते हो। नोकिया एक टाइम पर स्टार था, नोकिया एक टाइम पर स्टार था, लेकिन वो क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क बन गया, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल हैंडसेट्स मार्केट में ग्रोथ तो है, बट बेचारा मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोग इतने राजी नहीं होते नोकिया के। सो दैट्स व्हाट इज देयर, दे रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर्स, नाउ दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन मार्क, एंड उनका जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी कम होता है टू जनरेट द कैश। नाउ इफ क्वेश्चन मार्क इज लेफ्ट अनअटेंडेड, दे आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप। कैश ट्रैप का क्या मतलब होगा, वो जैसे बोलते हैं ना, खाली पैसा आप इन्वेस्ट करते जाओगे, आपको रिटर्न कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क को आपको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? खुला इन द सेंस इट शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड, विच मीन्स आप उसको खुद के ऊपर मत छोड़ो कि अपने आप ग्रो कर जाएगा, उसमें आपको फोकस करते रहना पड़ेगा। आइडिया का मार्केट ग्रोथ है, सी आप आइडिया का मार्केट ग्रोथ मत देखो, आप ग्रोथ रेट टेलीकॉम सेक्टर का देखोगे, आप ग्रोथ रेट टेलीकॉम सेक्टर का देखोगे कि टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ रेट है कि नहीं। आप देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैट्रिक्स को समझना होगा आपको, ठीक है, राइट? यू गॉट दिस पॉइंट। बट देखो, जैसे यहाँ पर आप क्या देखोगे, यू सी द मार्केट अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी, सो दैट्स हाउ इट गोज। सो आप यहाँ पर देखो, when we talk about the question mark if left unattended are capable of becoming cash trap, ठीक है? तो इसीलिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे समझ लो, प्रॉब्लम चाइल्ड, बच्चे पे ध्यान दे दो, नहीं तो हाथ, मतलब यू नो, हाथ से निकल जाएगा बच्चा, ठीक है? कैन एप्पल बी अ कैश काउ? खुशी कैपल बता रहा हूँ, एप्पल इज इन द स्टार पोजिशन, एप्पल इज इन द स्टार पोजिशन, एप्पल को आप स्टार पोजीशन में बोलोगे, ठीक है? आप देखो, देन सिंस द ग्रोथ रेट इज हाई, इंक्रीजिंग इज ऑल्सो रिलेटिवली ईजियर। देखो, अपन जैसे नहीं बोलते, एक और बेस्ट एग्जाम्पल, ICAI ने रिजल्ट परसेंटेज रखा है 30%। आप सोचो 30% रिजल्ट आया और आप फिर भी फेल हो गए, तो क्या बोलेंगे भाई, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट इतना रिजल्ट देता नहीं है, तुम 30% रिजल्ट में भी फेल हो गए, तो मतलब सही में तुमने पढ़ाई नहीं करी। ये एक बार सोच लो, सीए करना है कि नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क, राइट? सेम वे आप यहाँ पे चेक करो, 30% रिजल्ट आ रहा है, तो आपको एग्जाम दे के पास होना भी आपके लिए क्या होगा, कंपैरेटिवली इजी होगा। जैसे अभी कई जने इस तरह से बोल रहे हैं, जो ऑप्ट आउट स्कीम आया है ICAI का, और कल ICSI वालों ने भी लॉन्च कर दिया, तो वो ऑप्ट आउट स्कीम में बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारे बच्चे पेपर देने नहीं जाएंगे, बिकॉज वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द एग्जाम, द चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम इज हाई। ये भी एक तरह का थ्योरी लगा रहे हैं, मैं देखो ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, बट ऐसा वो थ्योरी कई लोग लगा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर कम बच्चे भी दे रहे तो ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट सबको पास करेगा, करेक्ट? इंस्टीट्यूट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं देखता, इंस्टीट्यूट दो चीज़ों को देखता है, एक तो उनका पास परसेंटेज, दूसरा क्वालिटी ऑफ द पेपर। तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक इतना ज़्यादा फिट बैठता है, बट ठीक है, सबका अपना अपना थ्योरी एंड दे आर एंटाइटल्ड टू डू। सो दैट्स व्हाट गोज हियर कि ग्रोथ इज इंक्रीज, द मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई, तो आपको मार्केट में ग्रो करने में या अपने शेयर को बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। नाउ इट इज़ फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू टर्न देम इनटू स्टार्स एंड देन टू कैश काउ। आप देखो, स्टार्स एंड द कैश काउ, और लास्ट में आपके पास कौन आ जाता है, डॉग्स। और डॉग्स को आप यहाँ पे चेक करो, क्या बोला गया है, दैट द डॉग्स आर लो ग्रोथ, करेक्ट, एंड लो शेयर्स, they have low share in the business or the product, they may generate enough cash to maintain themselves but do not have much future, right? Sometimes they also they need cash to survive, क्योंकि इनका नेगेटिव कैश फ्लो हो जाता है। तो डॉग को आप क्या करते हो, धीरे धीरे उसके बिजनेस को स्केल डाउन करते हो बाय वे ऑफ डाइवेस्टमेंट, और यू लिक्विडेट द फर्म। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ व्हाट इज अ सक्सेसफुल BCG या कोई भी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे कि वो सक्सेसफुल था,
देखो सक्सेसफुल जर्नी एक कंपनी का क्या होगा, जब वो क्या था, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क से वो स्टार बना, और स्टार से वो क्या बन गया, कैश काउ। दिस इज अ सक्सेसफुल लाइफ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। व्हाट इज अनसक्सेसफुल, व्हाट इज अनसक्सेसफुल लाइफ, कि ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टार बना, स्टार से बना क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से वो बन गया डॉग्स। राइट। कैश काउ का एग्जाम्पल, देवांशी, कैश काउ का बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, टबैको बिजनेस ऑफ आईटीसी। आप और एक एग्जाम्पल लो, समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, पहले उनको सबने क्या किया था, रिजेक्ट किया था, अरे लंबू है, कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, बहुत ही दुबला पतला है। देन वो क्या बना, स्टार, एंड ग्रेजुअली वो क्या बना, कैश काउ। आज की डेट में देखो उनको कुछ नहीं करना, मस्त पैसा छापते, कैश काउ। अनसक्सेसफुल में आप नोकिया, हाँ बोल सकते हो, नोकिया एक टाइम पर यहां पर था, फिलहाल वो यहां पर है, फिलहाल नोकिया यहां पर है, नोकिया अभी तक यहां नहीं पहुंचा, तो मैं नोकिया को यहां पर नहीं ला सकता। एनी कंपनी विच यू सजेस्ट, जेट एयरवेज, हाँ फैंटास्टिक फैंटास्टिक, जेट एयरवेज, यस गुड, जेट एयरवेज, सो स्ट्रेट अवे जेट एयरवेज इज दिस काइंड ऑफ अ कंपनी। ब्लैकबेरी, वेरी गुड, एक और यहां पर आ जाता है, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी इज अनदर कंपनी जो बेचारा यहां पहुंच गया। करेक्ट। नहीं वोडाफोन आइडिया नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं वोडाफोन आइडिया नहीं, वोडाफोन आइडिया मैंने आपको अभी भी बताया कि वो डॉग्स वाले स्टेज में नहीं आया। हाँ उनको लग रहा है, वोडाफोन को लग रहा है कि वो डॉग्स वाले स्टेज पे है। आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल, शायद 2 दिन पहले ये आर्टिकल पढ़ रहा था कि वोडाफोन शायद डाइवेस्ट करेगा, इंडियन मार्केट से निकलने के पूरे मूड में है वोडाफोन। करेक्ट। तो दैट्स हाउ इट गोज। ये आपका एक सक्सेसफुल जर्नी होगा और ये आपका अनसक्सेसफुल जर्नी है। राइट। तो दिस इज हाउ इट गोज। देन आप देखो, अच्छा, आफ्टर द फर्म हैज क्लासिफाइड इट्स प्रोडक्ट और एसबीओ, जहां पर भी वो बोल रहे हैं, तो यहां पर देखो बीसीजी मैट्रिक्स आपको 4 स्ट्रेटजीज देता है। एक तो क्या होगा, बिल्ड, एक हो जाएगा आपका होल्ड, ओके, एक हो जाएगा आपका हार्वेस्ट, और एक हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवेस्ट। ठीक है। ये 4 टर्म्स आपके पास है। अब ये 4 टर्म्स का मतलब क्या, आप ये देखो, बिल्ड का क्या मतलब होता है, यू ट्राई टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ठीक है। आप अपने शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को छोड़ देते हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में कोशिश क्या करते हो, आप यहाँ पे मार्केट शेयर बनाते हो, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विथ लार्ज मार्केट शेयर। होल्ड वाले में क्या आ जाएगा, होल्ड में यू ट्राई टू प्रिजर्व द मार्केट शेयर। ठीक है। और हार्वेस्ट में आप क्या दिमाग लगाओगे, हार्वेस्ट में आप दिमाग लगाओगे, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। करेक्ट। रिगार्डलेस द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और डाइवेस्ट में क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्टिव इज टू सेल और लिक्विडेट द बिजनेस बिकॉज द रिसोर्सेज कैन बी बेटर यूज्ड एल्सवेयर। तो आप यहाँ से निकल जाते हो। सो ये 4 आपके पास है सोर्सेस। अब आप देखो, द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स हैज डन मच हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हाउएवर देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस। नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस। क्या आप में से कोई एक मुझे बता सकता है, जस्ट अ गेस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ करेक्ट आंसर फ्रॉम यू, बट जस्ट अ गेस, कि बीसीजी मैट्रिक्स में एक ड्रॉबैक क्या है, वन ड्रॉबैक विच यू फील इन बीसीजी मैट्रिक्स। फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, ओके। मार्केट ग्रोथ है तो वो फ्यूचर का थोड़ा बात करता है, तो प्रीतम वी कैन से कि थोड़ा सा फ्यूचर को यहाँ पर देखता है वो, फ्यूचर ओरिएंटेड, बट येस ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और इन सब को नहीं देखता। एक मेजर फंडामेंटल प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं देता। हितेश, बीसीजी मैट्रिक्स सोल्यूशन देने के लिए है भी नहीं, बीसीजी मैट्रिक्स बस खाली आपको प्लॉट करता है, प्लॉट के बाद वो आपको स्ट्रेटजी बता देगा कि अब आप स्ट्रेटजी खुद डिसाइड करो। मैच्योरिटी स्टेज नहीं पता चलता ऑफ द कंपनी, ओके ओके। यश यहाँ पे बता रहे कि करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक ये पॉइंट यहाँ पर यश करेक्ट है आपका कि वो करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फिलहाल सपोज करो मार्केट में कोई स्टार ऑर्गेनाइजेशन था, उसको आप फट से ये नहीं बोलोगे कि वो कैश काउ बन गया, क्योंकि
मार्केट ग्रोथ अभी गिरा है, मार्केट ग्रोथ टेम्परेरी बेसिस पे गिरा हुआ है, सो ये रहता है पास्ट एक्सपीरियंस। हर्ष, पास्ट एक्सपीरियंस से आप क्या बोलना चाहते हो? पास्ट एक्सपीरियंस से आप क्या बोलना चाहते हो? न्यू कंपनी को पता नहीं चलेगा अपना पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपका मार्केट पोजीशन पता करने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, मार्केट पोजीशन। सो न्यू कंपनी को पता नहीं चलेगा उसका मार्केट पोजीशन क्या है। देखो इसमें एक तो क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये खाली दो ही क्वाड्स देखता है, हाई एंड लो। व्हाट अबाउट मीडियम? जरूरी थोड़ी ना हर चीज हाई और लो ही रहेगा, कुछ मीडियम में भी तो जा सकता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके अभी मन में आएंगे जिसको आप बोलोगे सर वो या तो ना तो यहाँ फिट बैठते ना यहाँ फिट बैठते, वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में बैठा है वो। करेक्ट, इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा कि सर ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है, इन दोनों में से बीच में ही है वो, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो एक मीडियम जो आपका यहाँ पे क्वाड होना चाहिए, वो मीडियम वाला क्वाड यहाँ नहीं है, सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। करेक्ट, तो आप देखो बीसीजी मैट्रिक्स कैन बी डिफिकल्ट, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, right, and it can be costly to implement. Now management may find it difficult to define SBU and अच्छा ये भी important है कि SBUs को define करना आपके लिए थोड़ा सा difficult होगा, and measure the market share and growth, this is very very important। आप market share और market growth को exactly presume नहीं कर पाते हो, then it also focuses on classifying the current businesses and pays a very little for future planning। प्रोवाइड्स वेरी लिटिल एडवाइस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, की फ्यूचर प्लानिंग में आपको क्या काम करना है उसके बारे में ज़्यादा आपको आइडिया नहीं लगता। नाउ दे कैन लीड टू कंपनी प्लेसिंग टू मच एम्फेसिस ऑन द मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ, राइट, एंड ग्रोथ थ्रू द न्यू अट्रैक्टिव न्यू मार्केट। सो दिस कैन कॉज अनवाइज एक्सपेंशन इनटू हॉट न्यू रिस्की वेंचर्स एंड डाइवर्सिफाइंग और डाइवेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स टू क्विकली। क्योंकि देखो ये सिंपली क्या बोलता है, डॉग्स के लिए क्या बोलते हैं, डॉग्स के लिए हमेशा एक आता है सेंटेंस, आइदर डॉग्स मस्ट बी किल्ड और द डॉग्स मस्ट बी लेफ्ट टू डाई, यही दो स्ट्रेटेजी वो बोलते हैं। ठीक है, द डॉग्स मस्ट बी किल्ड और लेफ्ट टू डाई। तो ज़रूरी नहीं कि वो डॉग्स है, कई बार हो सकता है डॉग्स से आप वापस रिवाइव करके इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, ठीक है। लेकिन डॉग्स के लिए बीसीजी मैट्रिक्स का क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स का यही दो चीज़ ऑप्शन होता है कि या तो उसको मार दो, बिजनेस को बंद ही कर दो। किल्ड से क्या मतलब है, यू कैन डाइवेस्ट द बिजनेस और लिक्विडेट द बिजनेस, और आप यहाँ पर क्या करो, ग्रेजुअली उसको डाइवेस्ट करने के लिए छोड़ दो, धीरे धीरे करके आप उसके मार्केट शेयर को गिरा दो। सो ये आपके पास था गाइस बीसीजी मैट्रिक्स। आप बताओ ये आपको समझा, ये आपको समझा, राइट। सो हमारे मेन इंडेक्स में अगर हम जाएं तो वी हैव कवर्ड दिस, we have covered this, correct, and we have also covered Ansoff matrix। तो ये तीन टॉपिक हमने आज के इस लेक्चर में फिनिश किया है, राइट। वैसे तीन नहीं है, वैसे हमने 6 टॉपिक्स को कवर किया, पोर्टफोलियो एनालिसिस, एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, Ansoff matrix and BCG matrix। Probably next class will start something with your chapter number 6। We'll start with your chapter number 6। Maybe we can start with the functional level strategy on Monday, okay। So that's all for today's lecture। Take care, bye bye। क्योंकि ये YouTube पे जाएगा तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोल सकता हूँ, don't forget to like the video and subscribe, okay। चलो, take care, bye।